नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस पीआरटी ईवीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे वाटर यानी जल की। इसके पहले की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं शेल्टर, फूड और फैमिली एंड फ्रेंड्स की। आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वहां से जाके आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के फायदे ये हैं कि हमारे क्लास का महत्वपूर्ण पीडीएफ उस पर हम सेंड करते रहते हैं, वह आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं वाटर यानी जल। जल सभी जीवित प्राणियों की मूलभूत आवश्यकता होती है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीवित प्राणी हो, सबकी आवश्यकता जल से ही पूरी होती है। मनुष्य को पीने, खाना पकाने, धोने और सफाई आदि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जल 71% तथा स्थल 29% है। पृथ्वी पर जल कितना परसेंट है? 71% जल है तथा स्थल 29% है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। कितना? 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। मीठे पानी की मात्रा केवल लगभग 3% है। उसमें से 3% में से भी केवल 1% जल ही पीने योग्य है। हमने आपको बताया पृथ्वी पर जल 71% तथा स्थल 29% है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। मीठे पानी की मात्रा केवल लगभग 3% के आसपास है। उसमें से केवल 1% जल ही पीने योग्य है। मीठे पानी का केवल 1% ही उपलब्ध है जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुशासित पानी की मात्रा न्यूनतम 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। एक व्यक्ति 50 लीटर पानी पर डे के हिसाब से यूज कर सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुशासित पानी की मात्रा है जिसमें वह पीने के उपयोग में, धोने, खाना पकाने आदि स्वच्छता बनाए रखने के उपयोग में ला सकता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल के प्रकार। जल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल को सी वाटर कहते हैं। समुद्री जल, कठोर जल को क्या कहते हैं? सी वाटर कहते हैं। और मृदु जल को फ्रेश वाटर कहते हैं। कठोर जल को क्या कहते हैं? कठोर जल को सी वाटर कहते हैं, जो कि 97% पाया जाता है सी वाटर, और फ्रेश वाटर पाया जाता है ओनली 3%। कितना? 3% फ्रेश वाटर पाया जाता है। 3%। कितना फ्रेश वाटर है? 3%। पृथ्वी पर केवल 1% ही जल पीने योग्य है। कितना? केवल 1% जल ही पीने योग्य है। जल कितने फॉर्म में पाया जाता है? सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और गैस के फॉर्म में यानी वेपर्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस, यह जल की अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, ये जल की अवस्थाएं हैं। ठोस के रूप में यह बर्फ के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में यह पाया जाता है। तरल रूप में समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झीलों और जमीन के नीचे यह पाया जाता है। जल कितने रूप में पाया जाता है? जल 3 रूप में पाया जाता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस के रूप में यह पाया जाता है। ठोस के रूप में बर्फ के रूप में पाया जाता है।
तथा तरल रूप में समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झीलों और जमीन के नीचे पाया जाता है। गैसीय रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडलीय जलवाष्प की उपस्थिति की आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झीलों आदि का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर के और फिर वाष्पित हो जाता है और बादल बनकर वर्षा करता है। यह वर्षा बर्फ, ओले और बारिश के रूप में होती है। कैसे रूप में होती है? बर्फ, ओले और बारिश के रूप में होती है। वायुमंडल जल वाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता को किसके रूप मापा जाता है? आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। प्रदूषित पानी से पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां प्रदूषित जल के पीने से हो जाती हैं। कुछ तत्व पानी में मिलकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब भी जल के घनत्व की बात की जाएगी, जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व होता है, घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ तत्व पानी में मिलकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनी माता रोग की। मिनी माता रोग, मिनी माटा डिजीज, जल में मरकरी यानी पारा के मिश्रण की अधिकता के कारण होती है। किसके कारण होती है? यह जल में पारे की अधिकता के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मिनी माटा रोग। किसके कारण होता है? जल में पारे की अधिकता के कारण हो जाता है। इटाई जल में कैडमियम की मिश्रण के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के मिश्रण के कारण इटाई रोग हो जाता है। यह बहुत पूछा जाता है। मिनी माता और इटाई रोग बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इटाई रोग कैडमियम के मिश्रण के कारण होता है, जबकि मिनी माता रोग पारे की अधिकता के कारण होता है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फूट, डायरिया, त्वचा कैंसर और अन्य त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। किसके कारण? जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फूट बीमारी, डायरिया, त्वचा कैंसर और अन्य ढेर सारे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम की। यह भी खूब एग्जाम्स में पूछा जाता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक किसके अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण हो जाता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम हो जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यह किसके कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। मिनी माता रोग पारे की अधिकता के कारण होता है, जबकि इटाई रोग कैडमियम के मिश्रण के कारण होता है। इसके अलावा जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से ब्लैक फूट, डायरिया, त्वचा कैंसर और ढेर सारी त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। बात करते हैं जल की। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कैसा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जल क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी एक सार्वभौमिक विलायक है जल। जब भी पूछा जाएगा जल कैसा विलायक है, तो जल एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जल कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और गैस फॉर्म में यह पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं, ऐसा आप सुने होंगे। जब मछलियों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसमें जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मछलियां मरने लगती हैं। पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, पानी को साफ करने का अच्छा तरीका है क्या है? पानी को उबालकर पीना। पीने के पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको उबालकर पिया जाए। उबालकर पिया जाए, पानी को उबालकर पिया जाए। अब हम बात करते हैं कि बीओडी। बीओडी क्या है? बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए, फुल फॉर्म भी इसका एग्जाम्स में पूछा जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। नदी के जल प्रदूषण को बीओडी द्वारा मापा जाता है, यानी यह जल के प्रदूषण को मापता है। बीओडी क्या करता है? नदी के जल प्रदूषण को बीओडी द्वारा मापा जाता है। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी 5, बीओडी 5 मीन्स क्या होता है? बीओडी 5 मीन्स होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, यह कभी कभी पूछा गया है एग्जाम्स में। बीओडी 5 मीन्स क्या होता है? तो बीओडी 5 मीन्स होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। इसमें ऑप्शन में दे देगा 5 डेज, 5 मंथ, 5 ईयर। तो बीओडी 5 का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। सीओडी क्या है? सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मान बीओडी से कम होना चाहिए। डीओ का क्या मतलब है? डीओ का मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जिससे जलीय जीव जीवित रहते हैं। डीओ का मतलब क्या है? डीओ का मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में घुली ऑक्सीजन जिससे जलीय जीव जीवित रहते हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बीओडी क्या है? बीओडी 5 क्या मीन्स क्या है? सीओडी क्या है? और डीओ क्या है? इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया गया है। कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? कृत्रिम वर्षा कराई जाती है किसके द्वारा? सिल्वर आयोडाइड द्वारा। किसके द्वारा? सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। किसके द्वारा? सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 इसका मुख्य कारण है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा का, SO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 है, इसी के कारण ही ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। कभी कभी यह भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो ताजमहल का रंग पीला अम्ल वर्षा के कारण पीला पड़ रहा है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ वाटर।
ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं भारत में किसके लिए, वाटर के कंजर्वेशन के लिए। तरुण भारत संघ का नाम आपने सुना होगा, तरुण भारत संघ। राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है, यानी क्या है, यह एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रहा है। कौन, तरुण भारत संघ। इस संगठन में जुड़े हुए व्यक्तियों में राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह का नाम आप जानते ही होंगे। इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको पानी वाला बाबा भी कहते हैं, पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, राजेंद्र सिंह को पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। तरुण भारत संघ राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रहा है। इस संगठन में जुड़े हुए व्यक्तियों में राजेंद्र सिंह जल पुरुष जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, प्रमुख हैं। तीन को आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले हम देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्षा होने से निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की, वाष्पीकरण और संघनन की। वर्षा होने से निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। किसकी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसके लिए, वर्षा होने से निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वाष्पीकरण और संघनन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। 1/4, चौथाई, 3/4, आधा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। 3/4 भाग। कितना, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना भाग, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कितना परसेंट भाग, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूषित जल पीने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन मलेरिया, दूसरा ऑप्शन एनीमिया, तीसरा ऑप्शन टाइफाइड। दूषित जल को पीने से टाइफाइड हो जाता है। कौन सा रोग, टाइफाइड। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित जल और भोजन से क्या होता है, दूषित जल पीने से टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोवन द्वारा होता है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। और एनीमिया, एनीमिया किसके द्वारा होती है, एनीमिया आयरन की कमी के कारण होती है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होती है। टाइफाइड दूषित जल पीने से होता है। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। मिनी माता रोग। मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है। मिनी माता रोग का मुख्य कारण है पारा यानी मरकरी। पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। पारे की अधिकता के कारण यानी मरकरी
पारे की अधिकता से मिनी माटा रोग हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी अधिकता के कारण होती है? पहला ऑप्शन नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन फ्लोराइड, तीसरा ऑप्शन क्लोराइड और चौथा ऑप्शन आर्सेनिक। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी अधिकता के कारण होता है? पहला ऑप्शन नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन फ्लोराइड, तीसरा ऑप्शन क्लोराइड, चौथा ऑप्शन आर्सेनिक। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किसकी? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। किसके कारण? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। फ्लोराइड से यानी फ्लोराइड की अधिकता होने से दांत व हड्डी संबंधी विकार हो जाते हैं, जबकि आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। हमने आपको बताया नाइट्रेट की कमी से नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इटाई रोग, आर्सेनिक से ब्लैक फुट बीमारी और पारे से मिनी माटा रोग और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।